दोस्तों नमस्कार। किताबी दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज कथा कहानी श्रृंखला के अंतर्गत समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर उदय प्रकाश की कहानी टेपचू प्रस्तुत है। इस कहानी के माध्यम से आप व्यवस्था की सच्चाई जान पाएंगे कि कैसे कैसे गरीब मजदूर आदमी इसका शिकार हो जाता है। वही गरीब मजदूर अपनी चेतना के कारण व्यवस्था के लिए चुनौती बन जाता है। कहानी पात्र टेपचू किसी भी तरह से मरता नहीं है। कितना भी उसे मारो पीटो, वह हर बार उठ खड़ा होता है। कितनी ही बार वह हादसों का शिकार हुआ, लेकिन अंततः आंखें खोल देता है। आइए सुनते हैं कहानी। यहाँ जो कुछ लिखा हुआ है वह कहानी नहीं है। कभी कभी सच्चाई कहानी से भी ज़्यादा हैरत अंगेज होती है। टेपचू के बारे में सब कुछ जान लेने के बाद आपको भी ऐसा ही लगेगा। टेपचू को मैं बहुत करीब से जानता हूँ। हमारा गांव मडर सोन नदी के किनारे 1-2 फलांग के फासले पर बसा हुआ है। दूरी शायद कुछ और कम हो, क्योंकि गांव की औरतें सुबह खेतों में जाने से पहले और शाम को वहां से लौटने के बाद सोन नदी से ही घरेलू कामकाज के लिए पानी भरती है। ये औरतें कुछ ऐसी औरतें हैं जिन्हें मैंने थकते हुए कभी नहीं देखा है। वे लगातार काम करती जाती है। गांव के लोग सोन नदी में ही डुबकियां लगा लगा कर नहाते हैं। डुबकियां लगा पाने लायक पानी गहरा करने के लिए नदी के भीतर कुइयां खोदनी पड़ती है। नदी की बहती हुई धार के नीचे बालू को अंजुलियों से सरका दिया जाए तो कुइयां बच जाती है। गर्मी के दिनों में सोन नदी में पानी इतना कम होता है कि बिना कुइयां बनाए आदमी का धड़ ही नहीं भीगता। यही सोन नदी बिहार पहुंचते पहुंचते कितनी बड़ी हो गई है, इसका अनुमान आप हमारे गांव के घाट पर खड़े होकर नहीं लगा सकते। हमारे गांव में 10-11 साल पहले अब्बी नाम का एक मुसलमान रहता था। गांव के बाहर जहाँ चमारों की बस्ती है, उसी से कुछ हटकर 3-4 घर मुसलमानों के थे। मुसलमान मुर्गियाँ बकरियाँ पालते थे। लोग उन्हें चिकवा या कटुआ कहते थे। वे बकरियों के गोश्त का धंधा भी करते थे। थोड़ी बहुत जमीन भी उनके पास होती थी। अब्बी आवारा और पक्कड़ किस्म का आदमी था। उसने दो औरतों के साथ शादी कर रखी थी। बाद में एक औरत जो ज्यादा खूबसूरत थी कस्बे के दर्जी के घर जाकर बैठ गई। अब्बी ने गम नहीं किया। पंचायत ने दर्जी को जितनी रकम भरने को कहा उसने भर दी। अब्बी ने उन रुपयों से कुछ दिनों ऐश किया और फिर एक हारमोनियम खरीद लाया। अब्बी जब भी हाट जाता उसी दर्जी के घर रुकता, खाता पीता जश्न मनाता, अपनी पुरानी बीवी को फुसलाकर कुछ रुपए ऐंठता और फिर खरीदारी करके घर लौट आता। कहते हैं अब भी खूबसूरत था। उसके चेहरे पर हल्की सी लुनाई थी। दुबला पतला था। बचपन में बीमार रहने और बाद में खाना पीना नियमित न रहने के कारण उसका रंग हल्का सा हल्दिया हो गया था। वह गोरा दिखता था। लगता था जैसे उसके शरीर ने कभी धूप न खाई हो। अंधेरे में धूप और हवा से दूर उगने वाले गेहूं के पीले पौधे की तरह उसका रंग था। फिर भी उसमें जाने क्या गुण था कि लड़कियां उस पर फिदा हो जाती थी। शायद इसका एक कारण यह रहा हो कि दूर दराज शहर में चलने वाले फैशन सबसे पहले गांव में उसी के द्वारा पहुंचते थे। जेबी कंघी, धूप वाला चश्मा जो बाहर से आईने की तरह चमकता था लेकिन भीतर से आर पार दिखाई देता था। तौलिए जैसे कपड़े की नंबरदार पीली बनियान, पंजाबियों का अष्ट धातु का कड़ा, रबर का हंटर वगैरह ऐसी चीजें थी जो अब्बी शहर से गांव लाया था। जब से अब्बी ने हारमोनियम खरीदा था तब से वह दिन भर चिपो चिपो करता रहता था। उसकी जेब में एक एक आने में बिकने वाली
फिल्मी गानों की किताबें होती। उसने शहर में कव्वालों को देखा था और उसकी दिली ख्वाहिश थी कि वह कव्वाल बन जाए। लेकिन जी तोड़ कोशिश करने के बाद भी हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, के अलावा और दूसरे कोई कव्वाली उसे याद ही नहीं हुई। बाद में अब्बी ने अपनी दाढ़ी मूछ बिल्कुल सफाचट कर दी और बाल बढ़ा लिए। चेहरे पर मुर्दा शंख पोतने लगा। गांव के धोबी का लड़का जियावन उसके साथ साथ डोलने लगा और दोनों गांव गांव जाकर गाना बजाना करने लगे। अब्बी इस काम को आर्ट कहता था, लेकिन गांव के लोग कहते थे ससुर भड़ेती कर रहा है। अब्बी इतनी कमाई कर लेता था कि उसकी बीवी खा पहन सके। टिप्चू इसी अब्बी का लड़का था। टिप्चू जब 2 साल का था तभी अब्बी की अचानक मौत हो गई। अब्बी की मृत्यु भी बड़ी अजीबोगरीब दुर्घटना में हुई। आषाढ़ के दिन थे, सोन उमड़ रही थी। सफेद फेन और लकड़ी के सड़े हुए लट्टे पटरे धार में उतरा रहे थे। पानी मटेला हो गया था, चाय के रंग जैसा, और उसमें कचरा, काई, घास फूस बह रहे थे। यह बाढ़ की पूर्व सूचना थी। घंटे 2 घंटे के भीतर सोन नदी में पानी बढ़ जाने वाला था। अब्बी और जियावन को जल्दी थी, इसलिए वे बाढ़ से पहले नदी पार कर लेना चाहते थे। जब तक वे पार जाने का फैसला करें और पानी में पांव दें, तब तक सोन में कमर तक पानी हो गया था। जहां कहीं गांव के लोगों ने कुइयां खोदी थी, वहां छाती तक पानी पहुंच गया था। कहते हैं कि जियावन और अब्बी बहुत इत्मीनान से नदी पार कर रहे थे। नदी के दूसरे तट पर गांव की औरतें घड़ा लिए खड़ी थी। अब्बी उन्हें देखकर मौज में आ गया। जियावन ने परदेसिया की लंबी तान खींची। अब्बी भी सुर मिलाने लगा। गीत कुछ गुदगुदी वाला था। औरतें खुश थी और खिलखिला रही थी। अब्बी कुछ और मस्ती में आ गया। जियावन के गले में अंगोछे से बंधा हारमोनियम झूल रहा था। अब्बी ने हारमोनियम उससे लेकर अपने गले में लटका लिया और रसदार सालो गाने लगा। दूसरे किनारे पर खड़ी हुई औरतें खिलखिला ही रही थी कि उनके गले से चीख निकल गई। जियावन अवाक होकर खड़ा ही रह गया। अब्बी का पैर शायद धोखे से किसी कुइयां या गड्ढे में पड़ गया था। वह बीच धार में गिर पड़ा। गले में लटके हुए हारमोनियम ने उसको हाथ पांव मारने तक का मौका न दिया। हुआ यह था कि अब्बी किसी फिल्म में देखे हुए वैजंती माला के नृत्य की नकल उतारने में लगा हुआ था और इसी नृत्य के दौरान उसका पैर किसी कुइयां में पड़ गया। कुछ लोग कहते हैं कि नदी में चोर बालू भी होता है। ऊपर ऊपर से देखने पर रेत की सतह बराबर लगती है, लेकिन उसके नीचे अतल गहराई होती है। पैर रखते ही आदमी उसमें समा सकता है। अब्बी की लाश और हारमोनियम दोनों को ढूंढने की बहुत कोशिश की गई। मलंगा जैसा मशहूर मल्लाह गोते लगाता रहा, लेकिन सब बेकार, कुछ पता ही नहीं चला। अब्बी की औरत फिरोजा जवान थी। अब्बी के मर जाने के बाद फिरोजा के सर पर मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े। वह घर घर जाकर दाल चावल फटकने लगी। खेतों में मजदूरी शुरू की। बगीचों की तकवानी का काम करना शुरू किया। तब कहीं जाकर 2 रोटी मिल पाती। दिन भर वह ढेंकी कुटती, सोन नदी से मटके भर भर कर पानी ढोती। घर का सारा कामकाज करना पड़ता। रात खेतों की तकवानी में निकल जाती।
घर में एक बकरी थी जिसकी देखभाल भी उसे ही करनी पड़ती। इतने सारे कामों के दौरान टेपचू उसके पेट पर एक पुरानी साड़ी में बंधा हुआ चमगादड़ की तरह झूलता रहता। फिरोजा को अकेला जानकर गांव के कई खाते पीते घरानों के छोकरों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन टेपचू हर वक्त अपनी मां के पास कवच की तरह होता। दूसरी बात, वह इतना घिनौना था कि फिरोजा की जवानी पर गोबर की तरह लितड़ा हुआ लगता था। पतले पतले सूखे हुए झुर्रीदार हाथ पैर, कद्दू की तरह फूला हुआ पेट, फोड़ों से भरा हुआ शरीर। लोग टेपचू के मरने का इंतजार करते रहे। एक साल गुजरते गुजरते हाड़ तोड़ मेहनत ने फिरोजा की देह को झिंझोड़ कर रख दिया। वह बुढ़ा गई। उसके बाल उलझे हुए, सूखे और गंदे रहते, कपड़ों से बदबू आती, शरीर मैल पसीने और गर्द से चिकट रहा करता। वह लगातार काम करती रही। लोगों को उससे घिन होने लगी। टेपचू जब 7-8 साल का हुआ, गांव के लोगों की दिलचस्पी उसमें पैदा हुई। हमारे गांव के बाहर दूर तक फैले धान के खेतों के पार आम का एक घना बगीचा था। कहा जाता है कि गांव के सम्भ्रांत किसान घरानों, ठाकुरों, ब्राह्मणों की कुलीन कन्याएं उसी बगीचे के अंधेरे कोनों में अपने अपने यारों से मिलती। हर तीसरे चौथे साल उस बगीचे के किसी एक कोने में अल सुबह कोई नवजात शिशु रोता हुआ लावारिस मिल जाता था। इस तरह के ज्यादातर बच्चे स्वस्थ, सुंदर और गोरे होते थे। निश्चित ही गांव के आदिवासी कोल गुंडों के बच्चे वे नहीं कहे जा सकते थे। हर बार पुलिस आती, दरोगा ठाकुर साहब के घर में बैठा रहता। पूरी पुलिस पलटन का खाना वहां पकता। मुर्गे गांव से पकड़वा लिए जाते, शराब आती। शाम को पान चबाते, मुस्कुराते और गांव की लड़कियों से चूहलबाजी करते पुलिस वाले लौट जाया करते। मामला हमेशा रफा दफा हो जाता था। इस बगीचे का पुराना नाम मुखियाजी का बगीचा था। वर्षों पहले चौधरी बाल किशन सिंह ने यह बगीचा लगाया था। मंशा यह थी कि खाली पड़ी हुई सरकारी जमीन को धीरे धीरे अपने कब्जे में कर लिया जाए। अब तो वहां आम के 200-250 पेड़ थे, लेकिन इस बगीचे का नाम अब बदल गया था। इसे लोग भूतहा बगीचा कहते थे, क्योंकि मुखिया बाल किशन सिंह का भूत उसमें बसने लगा था। रात बिरात उधर जाने वाले लोगों की घिघी बन जाती थी। बाल किशन सिंह के बड़े बेटे चौधरी किशनपाल सिंह एक बार उधर से जा रहे थे, तो उनको किसी स्त्री के रोने की आवाज़ सुनाई पड़ी। जाकर देखा, झाड़ियों झुरमुटों को तलाशा तो कुछ नहीं। उनके सर तक के बाल खड़े हो गए, धोती का पेटा खुल गया और वे हनुमान हनुमान करते भाग खड़े हुए। तब से वहां अक्सर रात में किसी स्त्री के कराहने या रोने की करुण आवाज सुनी जाने लगी। दिन में जानवरों की हड्डियां, जबड़े या चूड़ियों के टुकड़े वहां बिखरे दिखाई देते। गांव के कुछ लफंगों का कहना था कि उस बगीचे में भूत वूत कुछ नहीं रहता, सब मुखिया के घराने द्वारा फैलाई गई अफवाह है। साले ने उस बगीचे को ऐशगाह बना रखा है। एक बार मैं पड़ोस के गांव में शादी के न्योते में गया था। लौटते हुए रात हो गई, 12 बजे होंगे। संग में राधे, संभारू और बालदेव थे। रास्ता बगीचे के बीच से गुजरता था। हम लोगों ने हाथ में डंडा ले रखा था। अचानक एक तरफ सूखे पत्तों की चरमराहट सुनाई पड़ी। लगा जैसे कोई जंगली सुअर बेफिक्री से
पत्तियों को रौंदता हुआ हमारी ओर ही चला आ रहा है। हम लोग रुककर आहट लेने लगे। गर्मी की रात थी, जेठ का महीना। अचानक आवाज जैसे ठिठक गई, सन्नाटा खींच गया। हम टोह लेने लगे। भीतर से डर भी लग रहा था। बालदेव आगे बढ़ा। कौन है बे? छो छो। उसने जमीन पर लाठी पटकी। हालांकि उसकी नसें ढीली पड़ रही थी। कहीं मुखिया का जिन हुआ तो? मैंने किसी तरह हिम्मत जुटाई। अबे हो हो। बालदेव को आगे बढ़ा देखा, संभारू भी टीढ़ी हो गया। पगलेटों की तरह दाएं बाएं ऊपर नीचे लाठियां भांजता वह उसी ओर लपका। तभी एक बारीक और तटस्थ सी आवाज सुनाई पड़ी। हम हन भैया हम। तू कौन है बे? बालदेव कड़का। अंधेरे से बाहर निकलकर टेपचू आया। काका हम हन टेपचू। वो बगीचे के बनते मिटते घने अंधेरे में धुंधला सा खड़ा था, हाथ में थैला था। मुझे ताज्जुब हुआ, इतनी रात को इधर क्या कर रहा है रे कटुए? थोड़ी देर टेपचू चुप रहा, फिर डरता हुआ बोला, अम्मा को लू लग गई थी। दोपहर मुखिया के खेत की टकवानी में गई थी, घाम खा गई। उसने कहा कि कच्ची अमिया का पना मिल जाए तो जुड़ा जाएगी। बड़ा तेज जर था। भूत डाइन का डर नहीं लगा तुझे मुझे? किसी दिन साले की लाश मिलेगी किसी जाड़ी झंखाड़ में, राधे ने कहा। टेपचू हमारे साथ ही गांव लौटा। रास्ते पर चुपचाप चलता रहा। जब उसके घर जाने वाली गली का मोड़ आया तो बोला, काका मुखिया से मत खोलना यह बात, नहीं तो मार मार कर भुरता बना देगा हमें। टेपचू की उम्र उस समय मुश्किल से 7-8 साल की रही होगी। दूसरी बार यूँ हुआ कि टेपचू अपनी अम्मा फिरोजा से लड़कर घर से भाग गया। फिरोजा ने उसे जलती हुई चूल्हे की लकड़ी से पीटा था। सारी दोपहर चिनचिनाती धूप में टेपचू जंगल में 2 डंगरों के साथ फिरता रहा। फिर किसी पेड़ के नीचे छांव में लेट गया। थका हुआ था, आंख लग गई। नींद खुली तो आंतों में खालीपन था। पेट में हल्की सी आंच थी भूख की। बहुत देर तक वह यूं ही पड़ा रहा, टुकुर टुकुर आसमान ताकता। फिर भूख की आंच में जब कान के लवे तक गर्म होने लगे तो सुस्त सा उठकर सोचने लगा कि अब क्या जुगाड़ किया जाए। उसे याद आया कि सरगी के पेड़ों के पास जंगल के बीच एक मैदान है, वहीं पर पूर्णिया तालाब है। वह तालाब पहुंचा। इस तालाब में दिन में गांव की भैंसें और रात में बनेले सुअर लोटा करते थे। पानी स्याह हरा सा दिखाई दे रहा था। पूरी सतह पर कमल और कुई के फूल और पुरीन फैले हुए थे। काई की मोटी परत बीच में थी। टेपचू तालाब में घुस गया। वह कमल गट्टे और पुरीन की कान निकालना चाहता था। तैरना वह जानता था। बीच तालाब में पहुंचकर वह कमल गट्टे बटोरने लगा। एक हाथ में ढेर सारे कमल गट्टे उसने खसोट रखे थे। लौटने के लिए मुड़ा तो तैरने में दिक्कत होने लगी। जिस रास्ते से पानी काटता हुआ वह लौटना चाहता था, वहां पुरीन की घनी नालें आपस में उलझी हुई थी। उसका पैर नालों में उलझ गया और तालाब के बीचों बीच वह बक बक करने लगा। परमेश्वरा जब भैंस को पानी पिलाने तालाब आया तो उसने गुड़क गुड़क की आवाज़ सुनी। उसे लगा कोई बहुत बड़ी सौर मछली तालाब में मस्त होकर ऐंठ रही है। जेठ के महीने में वैसे भी मछलियों में गर्मी चढ़ जाती है। उसने कपड़े उतारे और पानी में हिल गया। जहाँ पर मछली तड़प रही थी वहाँ उसने गोता लगाकर मछली के गलफड़ों को अपने पंजों में दबोच लेना चाहा तो उसके हाथ में टेपचू की गर्दन आई। वह पहले तो डरा, फिर उसे खींचकर बाहर निकाल लाया। टेपचू अब मरा हुआ सा पड़ा था। पेट गुब्बारे की तरह फूल गया था और नाक कान से पानी की धार लगी हुई थी। टेपचू
नंगा था और उसका पेशाब निकल रहा था। परमेश्वरा ने उसकी टांगे पकड़कर उसे लटकाकर पेट में टेहुना मारा तो भल भल करके पानी मुंह से निकला। एक बाल्टी पानी की उल्टी करने के बाद टेपचू मुस्कुराया, उठा और बोला, काका, थोड़े से कमलगट्टे तालाब से खींच दोगे क्या? मैंने इतना सारा तोड़ा था, साला सब छूट गया, बड़ी भूख लगी है। परमेश्वरा ने भैंस हाँकने वाले डंडे से टेपचू के चुतड़ में 4-5 डंडे जमाए और गालियां देता हुआ लौट गया। गांव के बाहर कस्बे की ओर जाने वाली सड़क के किनारे सरकारी नर्सरी थी। वहां पर प्लांटेशन का काम चल रहा था। बिड़ला के पेपर मिल के लिए बांस, सागौन और यूकलिप्टस के पेड़ लगाए गए थे। उसी नर्सरी में काफी भीतर ताड़ के भी पेड़ थे। गांव में ताड़ी पीने वालों की अच्छी खासी तादाद थी। ज्यादातर आदिवासी मजदूर जो पीडब्ल्यूडी में सड़क बनाने तथा राखड़ गिट्टी बिछाने का काम करते थे, दिन भर की थकान के बाद रात में ताड़ी पीकर धुत हो जाते थे। पहले वे लोग सांझ का झुटपुटा होते ही मटका ले जाकर पेड़ में बांध देते थे। ताड़ का पेड़ बिल्कुल सीधा होता है। उस पर चढ़ने की हिम्मत या तो छिपकली कर सकती है या फिर मजदूर। सुबह तक मटके में ताड़ी जमा हो जाती थी। लोग उसे उतार लाते। ताड़ पर चढ़ने के लिए लोग बांस की पक्षियां बनाते थे और उस पर पैर फंसाकर चढ़ते थे। इसमें गिरने का खतरा कम होता। अगर उतनी ऊंचाई से कोई आदमी गिर जाता तो उसकी हड्डियां बिखर सकती थी। अब ताड़ के उन पेड़ों पर किशनपाल सिंह की मिल्कियत हो गई थी। पटवारी ने उस सरकारी नर्सरी के भीतर भी उस जमीन को किशनपाल सिंह के पट्टे में निकाल दिया था। अब ताड़ी निकलवाने का काम वही करते थे। ग्राम पंचायत भवन के बैठकी वाले कमरे में, जहां महात्मा गांधी की तस्वीर टंगी हुई थी, उसी के नीचे शाम को ताड़ी बांटी जाती। कमरे के भीतर और बाहर ताड़ीखोर मजदूरों की अच्छी खासी जमात इकट्ठा हो जाती थी। किशनपाल सिंह को भारी आमदनी होती थी। एक बार टेपचू ने भी ताड़ी चखनी चाहिए। उसने देखा कि जब गांव के लोग ताड़ी पीते तो उनकी आंखें आह्लाद से भर जाती, चेहरे से सुख टपकने लगता, मुस्कान कानों तक चौड़ी हो जाती। मंद मंद आनंद और मस्ती में डूबे लोग सालों दादर गाते, ठहाके लगाते और एक दूसरे की माँ बहन की ऐसी तैसी करते। कोई बुरा नहीं मानता था। लगता जैसे लोग प्यार के अथाह समुंदर में एक साथ तैर रहे हो। टेपचू को लगा कि ताड़ी जरूर कोई बहुत ऊंची चीज है। सवाल यह था कि ताड़ी पी कैसे जाए। काका लोगों से मांगने का मतलब था पीट जाना। पीटने से टेपचू को सख्त नफरत थी। उसने जुगाड़ जमाया और एक दिन बिल्कुल तड़के, जब सुबह ठीक से हो भी नहीं पाई थी, आकाश में इक्का दुक्का तारे छितरे हुए थे, वह झाड़ा फिरने के बहाने घर से निकल गया। ताड़ की ऊंचाई और उस ऊंचाई पर टंगे हुए पके नींबू के आकार के मटके उसे डरा नहीं रहे थे, बल्कि अदृश्य उंगलियों से इशारा कर उसे आमंत्रित कर रहे थे। ताड़ के हिलते हुए डैने ताड़ी के स्वाद के बारे में सर हिला हिला कर बतला रहे थे। टेपचू को मालूम था कि छपरा जिले का लट्टबाज मदना सिंह ताड़ी की रखवाली के लिए तैनात था। वह जानता था कि मदना सिंह अभी ताड़ी की खुमारी में कहीं खर्राटे भर रहा होगा। टेपचू के दिमाग में डर की कोई हल्की सी खरोच तक नहीं थी। वह गिलहरी की तरह ताड़ के एक साथ सीधे तने से लिपट गया और ऊपर सरकने लगा। पैरों में न तो बांस की पक्षियां थी और न कोई रस्सी थी। पंजों के सहारे वो ऊपर सरकता गया।
उसने देखा मदना सिंह दूर एक आम के पेड़ के नीचे अंगोछा बिछाकर सोया हुआ है। टेपचू अब काफी ऊंचाई पर था। आम, महुए, बहेड़ा और सागौन के गब्बू से पेड़ उसे और ठिगने नजर आ रहे थे। अगर मैं गीत की तरह उड़ सकता तो कितना मजा आता, टेपचू ने सोचा। उसने देखा उसकी कुहनी के पास एक लाल चींटी रेंग रही थी। ससुरी। उसने भद्दी गाली बकी और मटके की ओर सरकने लगा। मदना सिंह जमुहाइयां लेने लगा था और हिल डुल कर जतला रहा था कि उसकी नींद अब टूटने वाली है। धुंधलका भी अब उतना नहीं रह गया था। सारा काम फुर्ती से निपटाना पड़ेगा। टेपचू ने मटके को हिलाया। ताड़ी चौथाई मटके तक इकट्ठी हो गई थी। उसने मटके में हाथ डालकर ताड़ी की ताह लेनी चाहिए और बस यही सारी गड़बड़ी हो गई। मटके में फनियल करेत सांप घुसा हुआ था। असल नाग। ताड़ी पीकर वह भी धुत था। टेपचू का हाथ अंदर गया तो वह उसके हाथ में बौर कर लिपट गया। टेपचू का चेहरा राख की तरह सफेद हो गया। गीत की तरह उड़ने जैसी हरकत उसने की। ताड़ का पेड़ एक तरफ हो गया और उसके समानांतर टेपचू वजनी पत्थर की तरह नीचे को जा रहा था। मटका उसके पीछे था। जमीन पर टेपचू गिरा तो धप्प आवाज के साथ एक मरते हुए आदमी की अंतिम कराह भी उसमें शामिल थी। इसके बाद मटका गिरा और उसके हिज्जे हिज्जे बिखर गए। काला सा एक और पड़ा हुआ ऐंठ रहा था। उसकी रीढ़ की हड्डियां टूट गई थी। मदना सिंह दौड़ा। उसने आकर देखा तो उसकी हवा खिसक गई। उसने ताड़ की फुनगी से मटके समेत टेपचू को गिरते हुए देखा था। बचने की कोई संभावना नहीं थी। उसने एक दो बार टेपचू को हिलाया डुलाया, फिर गांव की ओर हादसे की खबर देने दौड़ गया। धाड़ मार मार कर रोती छाती कुट्टी फिरोजा लगभग सारे गांव के साथ वहां पहुंची। मदना सिंह उन्हें मौके की ओर ले गया, लेकिन मदना सिंह बक रह गया। ऐसा नहीं हो सकता, यही ताड़ का पेड़ था। इसी के नीचे टेपचू की लाश थी। उसने ताड़ी के नशे में सपना तो नहीं देखा था। लेकिन फूटा हुआ मटका अब भी वही पड़ा हुआ था। सांप का सर किसी ने पत्थर के टुकड़े से अच्छी तरह थुर दिया था, लेकिन टेपचू का कहीं अता पता नहीं था। आसपास खोज की गई, लेकिन टेपचू मियां गायब थे। गांव वालों को उसी दिन विश्वास हो गया कि हो न हो टेपचू साला जिन्न है, वह कभी मर नहीं सकता। फिरोजा की सेहत लगातार बिगड़ रही थी। गले के दोनों ओर की हड्डियां उभर आई थी। स्तन सूखकर खाली थैलियों की तरह लटक गए थे। पसलियां गिनी जा सकती थी। टेपचू को वह बहुत अधिक प्यार करती थी। उसी के कारण उसने दूसरा निकाह नहीं किया था। टेपचू की हरकतों से फिरोजा को लगने लगा कि वह कहीं बहेतु और आवारा होकर न रह जाए। इसीलिए उसने एक दिन गांव के पंडित भगवान दीन के पैर पकड़े। पंडित भगवान दीन के घर में 2 भैंसें थी और खेती पानी के अलावा दूध पानी बेचने का धंधा भी करते थे। उनको चरवाहे की ज़रूरत थी, इसलिए 15 रुपए महीने और खाना खुराक पर टेपचू रख लिया गया। भगवान दिन असल काइयाँ थे। खाने के नाम पर रात का बचा खुचा खाना या मक्के की जली भुनी रोटियां टेपचू को मिलती। करार तो यह था कि सिर्फ भैंसों की देखभाल टेपचू को करनी पड़ेगी, लेकिन वास्तव में भैंसों के अलावा टेपचू को पंडित के घर से लेकर खेत खलिहान तक का सारा काम करना पड़ता था। सुबह 4 बजे उसे जगा दिया जाता और रात में सोते सोते 12 बज जाते। 1 महीने में ही टेपचू की हालत देखकर फिरोजा पिघल गई। छाती में भीतर से रुलाई का जोरदार भपका उठा।
उसने टेपचू से कहा भी कि बेटा, इस पंडित का द्वार छोड़ दे, कहीं और देख लेंगे, यह तो मुआ कसाई है पूरा। लेकिन टेपचू ने इनकार कर दिया। टेपचू ने यहाँ भी जुगाड़ जमा लिया। भैंसों को जंगल में ले जाकर वह छुट्टा छोड़ देता और किसी पेड़ के नीचे रात की नींद पूरी करता। इसके बाद उठता, सोन नदी में भैंसों को नहलाता, कुला वगैरह करता। फिर इधर उधर अच्छी तरह से देख ताक कर डालडा के खाली डिब्बे में 1 किलो भैंस का ताज़ा दूध धोकर चढ़ा लेता। उसकी सेहत सुधरने लगी। एक बार पंडिताइन ने उसे किसी बात पर गाली बकी और खाने के लिए सड़ा हुआ बासी भात दे दिया। उस दिन टेपचू को पंडित के खेत की निराई भी करनी पड़ी थी और थकान और भूख से वह बेचैन था। भात का कौर मुंह में रखते ही पहले तो खटास का स्वाद मिला, फिर उबकाई आने लगी। उसने सारा खाना भैंसों की नांद में डाल दिया और भैंसों को हाँककर जंगल ले गया। शाम को जब भैंसें दुही जाने लगी तो छटाक भर भी दूध नहीं निकला। पंडित भगवान दिन को शक पड़ गया और उन्होंने टेपचू की जूतों से पिटाई की। देर तक मुर्गा बनाए रखा, दीवार पर उकड़ू बैठाया, थप्पड़ चलाए और काम से उसे निकाल दिया। इसके बाद टेपचू पीडब्ल्यूडी में काम करने लगा। राखड़ मुरम, बजरी बिछाने का काम, सड़क पर डामर बिछाने का काम, बड़े बड़े मर्दों के लायक काम। चिलचिलाती धूप में फिरोजा मकई के आटे में मसाला नमक मिलाकर रोटियां सेंक देती। टेपचू काम के बीच में दोपहर उन्हें खाकर 2 लोटा पानी सड़क लेता। ताज्जुब था कि इतनी कड़ी मेहनत के बावजूद टेपचू सींच पककर मजबूत होता चला गया। काठी कटने लगी, उसकी कलाई की हड्डियां चौड़ी होती गई, पेशियों में मछलियां मचलने लगी, आंखों में एक अक्खड़ रौब और गुस्सा झलकने लगा। पंजे लोहे की माफिक कड़े होते गए। एक दिन टेपचू एक भरपूर आदमी बन गया। जवान, पसीने, मेहनत, भूख, अपमान, दुर्घटनाओं और मुसीबतों की विकट धार को चीरकर वह निकल आया था। कभी उसके चेहरे पर पस्त होने, टूटने या हार जाने का गम नहीं उभरा। उसकी भौहों को देखकर एक चीज हमेशा अपनी मौजूदगी का एहसास कराती, गुस्सा या शायद घृणा की थरथराती हुई रोशन पर। मैंने इस बीच गांव छोड़ दिया और बेलाडिला के आयरन मिल में नौकरी करने लगा। इस बीच फिरोजा की मौत हो गई। बालदेव, संभारू और राधे के अलावा गांव के कई और लोग बेलाडिला में मजदूरी करने लगे। पंडित भगवान दिन को हैजा हो गया और वे मर गए। हाँ, किशनपाल सिंह उसी तरह ताड़ी उतरवाने का धंधा करते रहे। वे कई सालों से लगातार सरपंच बन रहे थे। कस्बे में उनकी पक्की हवेली खड़ी हो गई और बाद में वे एमएलए हो गए। लंबा अरसा गुजर आया। टेपचू की खबर मुझे बहुत दिनों तक नहीं मिली, लेकिन यह निश्चित था कि जिन हालात में टेपचू काम कर रहा था, अपना खून निचोड़ रहा था, अपनी नसों की ताकत चट्टानों में तोड़ रहा था, वे हालात किसी के लिए भी जानलेवा हो सकते थे। टेपचू से मेरी मुलाकात पर तब हुई जब वह बेलाडिला आया। पता लगा कि किशनपाल सिंह ने गुंडों से उसे बुरी तरह पिटवाया था। गुंडों ने उसे मरा हुआ जानकर सोन नदी में फेंक दिया था, लेकिन वह सही सलामत बच गया और उसी रात किशनपाल सिंह की पुआल में आग लगाकर बेलाडिला आ गया। मैंने उसकी सिफारिश की और वह मजदूरी में भर्ती कर लिया गया। वह सन 78 का साल था। हमारा कारखाना जापान की मदद से चल रहा था। हम जितना कच्चा लोहा तैयार करते, उसका बहुत बड़ा हिस्सा जापान भेज दिया जाता। मजदूरों को दिन रात खदान में काम करना पड़ता। टेपचू
इस बीच अपने साथियों से पूरी तरह घुल मिल गया था। लोग उसे प्यार करते। मैंने वैसा बेधड़क, निडर और मुंहफट आदमी और नहीं देखा। एक दिन उसने कहा था, काका, मैंने अकेले लड़ाइयाँ लड़ी हैं। हर बार मैं पीटा हूँ, हर बार हारा हूँ। अब अकेले नहीं, सबके साथ मिलकर देखूंगा कि सालों में कितना जोर है। इन्हीं दिनों एक घटना हुई। जापान ने हमारे कारखाने से लोहा खरीदना बंद कर दिया, जिसकी वजह से सरकारी आदेश मिला कि अब हमें कच्चे लोहे का उत्पादन कम करना चाहिए। मजदूरों की बड़ी तादाद में छंटनी करने का सरकारी फरमान जारी हुआ। मजदूरों की तरफ से मांग की गई कि पहले उनकी नौकरी का कोई दूसरा बंदोबस्त कर दिया जाए, तभी उनकी छंटनी की जाए। इस मांग पर बिना कोई ध्यान दिए मैनेजमेंट ने छंटनी पर फौरन अमल शुरू कर दिया। मजदूर यूनियन ने विरोध में हड़ताल का नारा दिया। सारे मजदूर अपने झुग्गियों में बैठ गए। कोई काम पर नहीं गया। चारों तरफ पुलिस तैनात कर दी गई। कुछ गश्ती टुकड़ियां भी रखी गई जो घूम घूम कर स्थिति को कुत्तों की तरह सूंघने का काम करती थी। टेपचू से मेरी भेंट उन्हीं दिनों शेरे पंजाब होटल के सामने पड़ी लकड़ी के बेंच पर बैठे हुए हुई। वह बीड़ी पी रहा था। काले रंग की निकर पर उसने खादी का एक कुर्ता पहन रखा था। मुझे देखकर वो मुस्कुराया। सलाम काका। लाल सलाम। फिर अपने कत्थे चूने से रंगे मैले दांत निकालकर हंस पड़ा। मैनेजमेंट की गांड में हमने मोटा डंडा घुसेड़ रखा है। साले बिलबिला रहे हैं, लेकिन निकाले निकलता नहीं काका। 10,000 मजदूरों को भुक्कड़ बनाकर ढोरों की माफिक हाँक देना कोई हंसी ठट्टा नहीं है। छटनी ऊपर की तरफ से होनी चाहिए। जो 50 मजदूरों के बराबर पगार लेता हो, निकालो सबसे पहले उसे। छाटो अजमानी साहब को पहले। टेपचू बहुत बदल गया था। मैंने गौर से देखा। उसकी हंसी के पीछे घृणा, वितृष्णा और गुस्से का विशाल समुद्र पछाड़े मार रहा था। उसकी छाती उगड़ी हुई थी। कुर्ते के बटन टूटे हुए थे। कारखाने के विशालकाय फाटक की तरह खुले हुए कुर्ते के गले के भीतर उसकी छाती के बाल हिल रहे थे, असंख्य मजदूरों की तरह कारखाने के मेन गेट पर बैठे हुए। टेपचू ने अपने कंधे पर लटकते हुए झोले से पर्चे निकाले और मुझे थमाकर तीर की तरह चला गया। कहते हैं तीसरी रात यूनियन ऑफिस पर पुलिस ने छापा मारा। टेपचू वही था। साथ में और भी कई मजदूर थे। यूनियन ऑफिस शहर से बिल्कुल बाहर दूसरी छोर पर था। आसपास कोई आबादी नहीं थी। इसके बाद जंगल शुरू हो जाता था। जंगल लगभग 10 मील तक के इलाके में फैला हुआ था। मजदूरों ने पुलिस को रोका, लेकिन दरोगा करीम बख्श 3-4 कांस्टेबलों के साथ जबरदस्ती अंदर घुस गया। उसने फाइलों, रजिस्टरों, पर्चों को बटोरना शुरू किया। तभी टेपचू सिपाहियों को धकियाते हुए अंदर पहुंचा और चीखा, कागज पत्तर पर हाथ मत लगाना दरोगा जी। हमारी ड्यूटी आज यूनियन की तकवानी में है। हम कहे दे रहे हैं, आगा पीछे हम नहीं सोचते, पर तुम सोच लो ठीक तरह से। दरोगा चौंका। फिर गुस्से में उसकी आंखें गोल हो गई और नथुने सांड की तरफ फड़कने लगे। कौन है मादर? तूफानी सिंह? लगाओ उस साले को 10 डंडे। सिपाही तूफानी सिंह आगे बढ़ा तो टेपचू की लंगड़ी ने उसे दरवाजे के आधा बाहर और आधा भीतर मुर्दा छिपकली की तरह जमीन पर पसरा दिया। दरोगा करीम बख्श ने इधर उधर देखा। सिपाही मुस्तैद थे, लेकिन कम पड़ रहे थे। उन्होंने इशारा किया, लेकिन तब तक उनकी गर्दन टेपचू की भुजाओं में फंस चुकी थी। मजदूरों का जत्था अंदर आ गया और तड़ातड़ लाठियां चलने लगी। कई सिपाहियों के सर फूटे। वे रो रहे थे और गिड़गिड़ा रहे थे। टेपचू ने दरोगा को नंगा कर दिया था। पीटी हुई पुलिस पलटन का जुलूस निकाला गया। आगे आगे दरोगा जी, फिर तूफानी सिंह लाइन से 5 सिपाहियों के साथ।
पीछे पीछे मजदूरों का हुजूम ठहाके लगाता हुआ। पुलिस वालों की बुरी गत बनी थी। यूनियन ऑफिस से निकलकर जुलूस कारखाने के गेट तक गया। फिर सिपाहियों को छोड़कर मस्ती और गर्व में डूबे हुए लोग लौट गए। टेपचू की गर्दन अकड़ी हुई थी और वह साहलो दादर गाने लगा था। अगले दिन सवेरे टेपचू जुग्गी से निकलकर टट्टी करने जा रहा था कि पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। और भी बहुत से लोग पकड़े गए थे। चारों तरफ गिरफ्तारियां चल रही थी। टेपचू को जब पकड़ा गया तो उसने टट्टी वाला लोटा खींचकर तूफानी सिंह को मारा। लोटा माथे के बीचों बीच बैठा और गाढ़ा गंदा खून छलछला आया। टेपचू ने भागने की कोशिश की, लेकिन वह घेर लिया गया। गुस्से में पागल तूफानी सिंह ने तड़ातड़ डंडे चलाए। मुंह से बेतहाशा गालियां फूट रही थी। सिपाहियों ने उसे जूते से ठोकर मारी, घूसे लात चलाए। दरोगा करीम बख्श भी जीप से उतर आए। यूनियन ऑफिस में की गई अपनी बेइज्जती उन्हें भूली नहीं थी। दरोगा करीम बख्श ने तूफानी सिंह से कहा कि टेपचू को नंगा किया जाए और गांड में एक लकड़ी ठोक दी जाए। तूफानी सिंह ने यह काम सिपाही गजादर शर्मा के सुपुर्द किया। गजादर शर्मा ने टेपचू का निकर खींचा तो दरोगा करीम बख्श का चेहरा फक हो गया। फिरोजा ने टेपचू की बाकायदा खतौनी कराई थी। टेपचू दरोगा का नाम तो नहीं जानता था, लेकिन उसका चेहरा देखकर जात जरूर जान गया। दरोगा करीम बख्श ने टेपचू की कनपट्टी पर एक डंडा जमाया। मादर, नाम क्या है तेरा? टेपचू ने कुर्ता उतार कर फेंक दिया और मादर जात अवस्था में खड़ा हो गया। अल्लाह बख्श बलद, अब्दुल्ला बख्श साकिन, मर्डर मौजा पौंडी, तहसील सोहागपुर, थाना जैतहरी, पेशा मजदूरी। इसके बाद उसने टांगे चौड़ी की, घुमा और गजादर शर्मा जो नीचे की ओर झुका हुआ था उसके कंधे पर पेशाब की धार छोड़ दी। जिला शहडोल, हाल बासिंदा बेलाडिला। टेपचू को जीप के पीछे रस्सी से बांधकर 1.5 मील तक घसीटा गया। सड़क पर बिछी हुई बजड़ी और मुरम ने उसकी पीठ की परत निकाल दी। लाल टमाटर की तरह जगह जगह उसका गोश्त बाहर झांकने लगा। जीप कस्बे के पार आखिरी चुंगी नाके पर रुकी। पुलिस पलटन का चेहरा खूंखार जानवरों की तरह दहक रहा था। चुंगी नाके पर एक ढाबा था। पुलिस वाले वहीं चाय पीने लगे। टेपचू को भी चाय पीने की तलब महसूस हुई। एक चाय इधर मारना छोकरे, कड़क, वह चिखा। पुलिस वाले एक दूसरे की ओर कनखियों से देखकर मुस्कुराए। टेपचू को चाय पिलाई गई। उसकी कनपट्टी पर गुमड़ उठाया था और पूरा शरीर लोथ हो रहा था। जगह जगह से लहू चुहचुहा रहा था। जीप लगभग 10 मील बाद जंगल के बीच रुकी। जगह बिल्कुल सुनसान थी। टेपचू को नीचे उतारा गया। गजादर शर्मा ने 1-2 डंडे और चलाए। दरोगा करीम बख्श भी जीप से उतरे और उन्होंने टेपचू से कहा, अल्लाह बख्श उर्फ टेपचू, तुम्हें 10 सेकंड का टाइम दिया जाता है। सरकारी हुक्म मिला है कि तुम्हारा जिला बदल कर दिया जाए। सामने की ओर सड़क पर तुम जितनी जल्द दूर से दूर भाग सकते हो भागो। हम 10 तक गिनती गिनेंगे। टेपचू लंगड़ाता डगमगाता चल पड़ा। करीम बख्श खुद गिनती गिन रहे थे। 1, 2, 3, 4, 5। लंगड़े बूढ़े बीमार की तरह खून में नहाया हुआ टेपचू अपने शरीर को घसीट रहा था। वह खड़ा तक नहीं हो पा रहा था। चलने और भागने की तो बात दूर थी। वह खड़ा तक नहीं हो पा रहा था। चलने और भागने की तो बात दूर थी। अचानक 10 की गिनती खत्म हो गई। तूफानी सिंह ने निशाना साध कर पहला फायर किया। धाएं। गोली टेपचू की कमर में लगी और वह रेत के बोरे की तरह जमीन पर गिर पड़ा। कुछ सिपाही उसके पास पहुंचे, कनपट्टी पर बूट मारी।
टेपचू करा रहा था। हरामजादों, गजादर शर्मा ने दरोगा से कहा। साहब, अभी थोड़ा बहुत बाकी है। दरोगा करीम बख्श ने तूफानी सिंह को इशारा किया। तूफानी सिंह ने करीब जाकर टेपचू के दोनों कंधों के पास 2-2 इंच नीचे 2 गोलियां और मारी। बंदूक की नाल लगभग सटाकर नीचे की जमीन तक उधड़ गई। टेपचू धीमे धीमे फड़फड़ाया। मुंह से खून और झाग के थक्के निकले। जीभ बाहर आई, आंखें उलटकर बूझी। फिर वह ठंडा पड़ गया। उसकी लाश को जंगल के भीतर महुए के एक डाल से बांधकर लटका दिया गया था। मौके की तस्वीर ली गई। पुलिस ने दर्ज किया कि मजदूरों के 2 गुटों में हथियारबंद लड़ाई हुई। टेपचू उस अल्लाह बख्श को मारकर पेड़ में लटका दिया गया था। पुलिस ने लाश बरामद की। मुजरिमों की तलाश जारी है। इसके बाद टेपचू की लाश को सफ़ेद चादर से ढककर संदूक में बंद कर दिया गया और जीप में लादकर पुलिस चौकी लाया गया। रायगढ़, बस्तर, भोपाल सभी जगह से पुलिस की टुकड़ियां आ गई थी। सीआरपी वाले गश्त लगा रहे थे। चारों ओर धुआं उठ रहा था। झुग्गियां जला दी गई थी। 50 मजदूर मारे गए। पता नहीं क्या क्या हुआ था। सुबह टेपचू की लाश को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। डॉक्टर एडविन वर्गीस ऑपरेटर थिएटर में थे। वे बड़े धार्मिक किस्म के ईसाई थे। ट्रॉली स्ट्रेचर में टेपचू की लाश अंदर लाई गई। डॉक्टर वर्गीस ने लाश की हालत देखी। जगह जगह 303 की गोलियां धंसी हुई थी। पूरी लाश में एक सूत जगह नहीं थी जहां चोट न हो। उन्होंने अपना मास्क ठीक किया, फिर उस तरह उठाया, झुके, और तभी टेपचू ने अपनी आंखें खोली, धीरे से कराहा और बोला, डॉक्टर साहब, ये सारी गोलियां निकाल दो, मुझे बचा लो, मुझे इन्हीं कुत्तों ने मारने की कोशिश की है। डॉक्टर वर्गीस के हाथ से उस तरह छूटकर गिर गया। एक घिघियाई हुई चीख उनके कंठ से निकली और वे ऑपरेशन रूम से बाहर की ओर भागे। आप कहेंगे कि ऐसी अनहोनी और असंभव बातें सुनाकर मैं आपका समय खराब कर रहा हूँ। आप कह सकते हैं कि इस पूरी कहानी में सिवा सफ़ेद झूठ के और कुछ नहीं है। मैंने भी पहले ही अर्ज किया था कि यह कहानी नहीं है, सच्चाई है। आप स्वीकार क्यों नहीं कर लेते कि जीवन की वास्तविकता किसी भी काल्पनिक साहित्यिक कहानी से ज़्यादा हैरत अंगेज होती है, और फिर ऐसी वास्तविकता जो किसी मजदूर के जीवन से जुड़ी हुई हो। हमारे गांव मर्डर के अलावा जितने भी लोग टेपचू को जानते हैं वे यह मानते हैं कि टेपचू कभी मरेगा नहीं, साला जिन्न है। आपको अब भी विश्वास न होता हो तो जहां, जब, जिस वक्त आप चाहें मैं आपको टेपचू से मिलवा सकता हूं। दोस्तों, यदि यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ साझा करें और अपनी पसंद नापसंद हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यदि आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो किताबी दुनिया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।